Okay, so we will quickly repeat question number 9.4. क्वेश्चन नंबर 9.4 में दो पार्ट्स है. पार्ट 1 में यू आर सपोज टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ क्यू, और आपको मैंने बताया था मैंने आपको बताया था दैट हाउ डू यू नेम दिस रेजिस्टेंसेस. तो इसको दिस वन वाज R1, I mean this resistance was R1, so you are not able to see because anyways. तो आपको कल अगर आपने सॉल्यूशन देखा होगा तो I told you that R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, and I told you R1 is Q and R2 is 4.4 किलो ओहम, मतलब 4400 ओहम, इक्वल टू R3 is 1.36, मतलब 1360 अपॉन R4 was 300. तो ये आपको सॉल्व करना था, एंड आफ्टर सॉल्विंग यू शुड गेट अराउंड 1994, so 19.94 किलो ओहम वैल्यू फॉर Q. यहाँ तक कल हमारा हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 19.94 ही आया था आंसर किलो ओहम में. तो दिस वाज पार्ट 1. पार्ट 2 में आपको बोला गया था इफ, just a minute, let me just move this thing because I will need space. Please wait. So पार्ट 2 में आपको बोला गया था कि हमने एक 30 वोल्ट का ईएमएफ लगा के रखा है, और व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस या आउटपुट वोल्टेज बेसिकली अक्रॉस एक्स वाई. मैंने आपको बताया था कि बैलेंसिंग कंडीशन में एक्चुअली देयर शुड नॉट बी एनी वोल्टेज, क्योंकि हमने पहले ही बताया था दैट जब व्हीटस्टोन्स नेटवर्क बैलेंस्ड होता है तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी and potential at point D, they are same, right? So if they are same, there should not be any voltage, और हमको यही एक्चुअली प्रूव करना है दैट पोटेंशियल और आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई इज जीरो, और वो प्रूव होता है. तो व्हाट वी हैव टू डू फॉर दिस, हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए. सबसे पहले अगर आपको B और D पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो आई एम ड्राइंग अ डायग्राम हियर अगेन. यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे you have B point, then you have C point over, and you have a D point over here. तो what we see from diagram is A point से current enter होगा I, और it will split into two parts, I1 and I2. अगर मुझे D पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है और B पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो मुझे सबसे पहले मेरे पास करंट I1 और I2 की वैल्यू होनी चाहिए, राइट? तो अब करंट I1 और I2 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे. तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व इज, जब नेटवर्क बैलेंस होता है उस केस में, बिकॉज बैलेंस कंडीशन है, उस केस में ये जो रेजिस्टेंस है जिसको मैंने R1 बोला था, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4. तो R1 और R2 जो है दे आर इन सीरीज, R3 और R4 जो है दे आर आल्सो इन सीरीज, एंड दे आर कनेक्टेड अक्रॉस पॉइंट्स. ये पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट D आ गया, ये पॉइंट C आ गया, यहाँ पे पॉइंट B आ गया. तो अगर आप देखोगे ये A और C टर्मिनल जो है
बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस AC, तो यहाँ से जो करंट आया बैटरी से वो इस ब्रांच के अलोंग I1 स्प्लिट हो गया और इस ब्रांच के अलोंग I2 हो गया। करेक्ट। तो I1 अगर निकालना है, क्योंकि I1 तो फाइंड करना पड़ेगा, I1 क्यों फाइंड करना पड़ेगा, अच्छे से समझ लो इस चीज को। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, तो मैं आगे क्या लिखूंगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। इफ आई वांट टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट डी, हाउ डू यू फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट डी? बेसिकली मैं ये तो कर सकता हूँ ना, व्हाट वी नो इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AD इज VA minus VD। Correct. How do you find out potential difference in a branch? Current into resistance in that branch, तो I1 R1 करना पड़ेगा, राइट? करेक्ट। इसका मतलब मुझे अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड D चाहिए तो मुझे I1 R1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मुझे I1 चाहिए। सिमिलरली अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB चाहिए, VA माइनस VB करना है अगर, तो I will have to find out I2 because VAB potential difference across AB is I2 R3. This is very basic thing. Okay, right. तो ये आपको पता होना ही चाहिए। You are supposed to know this basic thing कि अगर एक ब्रांच के दो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, which means that you have to find out current I1 and I2। तो करंट I1 and I2 निकालने के लिए मुझे पहले पूरा ब्रांच AC लेना पड़ेगा। क्यों AC लेना पड़ेगा? क्योंकि करंट थ्रू रेजिस्टेंसेस इन सीरीज इज इक्वल। दूसरा, क्योंकि मुझे A पॉइंट और C पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज ऑलरेडी पता है। क्यों पता है? देखो, ये A और C कहाँ जा रहा है? ये बैटरी की तरफ जा रहा है। बैटरी का पोटेंशियल दिया है क्या? 30 वोल्ट दिया है वोल्टेज। तो आई कैन एक्चुअली फाइंड आउट व्हाट इज करंट थ्रू ब्रांच ADC by using the voltage which is given to us in the diagram। तो that is first thing। इसके लिए हम लोगों को पहले ब्रांच ADC का टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। एंड फॉर दिस I will be basically splitting this question into two parts। तो ये तो मैं बाद में लिख ही दूंगा। So I will just split question into two different parts। Right। So how do you solve this question? सबसे पहले आप बोलोगे consider branch ADC। Total resistance in branch ADC is R1 plus R2 since these two are in series। R1 मतलब according to book is Q। Q की वैल्यू हमने फाइंड करके रखी है, राइट? व्हाट इज Q वैल्यू? हमने फाइंड किया था 19.94 किलो ओहम प्लस 4.4 किलो ओहम, राइट? तो दिस इज किलो ओहम। So you will get this value after adding, you will get this 24.34 किलो ओहम, राइट? तो आपको रेजिस्टेंस मिल गया, राइट? हाउ डू यू फाइंड आउट current I1? We know that what we know is potential across terminal AC is I1 into RADC, which gives us current I1 through branch ADC
potential difference between AC BAC upon RADC. So current I1 is VAC, which is 30 upon RADC is 24. Just a minute. Is 24.34 किलो ओहम. तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा करंट का वैल्यू, राइट. So you just have to keep it in the form of number. You don't have to take out fractions. जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी. This is how it will be. एम्पियर. तो आपको I1 करंट मिल गया. Similarly, you will have to consider another branch. तो ये आपका हो गया part A of second part and part B now. So similarly, we will consider branch A, B, C. Just a minute. Okay, nothing urgent. So consider branch ABC. What is total resistance in branch ABC? You already know, 1.36 kilo ohm plus 300 ohm. So 1360 plus 300, that is 1660 ohm. तो आप similarly बोल सकते हो, we know that VAC is equal to I2 RABC. तो आपको यहाँ से I2 भी मिल जाएगा, which is VAC upon RABC. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. 30 अपॉन 1660 आएगा, ये 1660 एम्पियर. तो आपको मिल गया I1 and I2. Once you have I1 and I2, what we can do is, I1 और I2 मिल गया, तो अब मैं now I can, ये जो पॉइंट A है, ये जो पॉइंट D है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AD इज I1 R1. तो ये जो पहला पार्ट मैंने ये सॉल्व किया, इट वाज जस्ट टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2. जब तक I1 नहीं पता, I2 नहीं पता, तो I1 R1 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AD, और I2 R3 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB नहीं मिल सकता हम लोगों को. इसलिए हमने ये पहले I1 I2 सॉल्व कर लिया. देन नाउ VAD is equal to I1 R1, which is वैल्यू ऑफ I1 अभी हमने निकाला 30 अपॉन 24230, ऐसा कुछ था, 23240 या 24230 कुछ था. तो लेट मी जस्ट वेरीफाई. 24340. So this is not correct. So it is 24340. 24340. और R1 मतलब Q, और Q की वैल्यू हमने फाइंड की है. It was, if I am not wrong, 19.94 किलो ओहम. तो ओहम में ये आएगा, राइट. तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एंड आई एम सॉल्विंग इट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल्स और व्हाटएवर यू वांट. तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा ये 30 into 19940 divided by 24340, 24.57 वोल्ट आ गया. also हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB. For your convenience, I will just take that diagram and paste it on the next page. Okay, so you can see from here. तो अब हमको अक्रॉस AB निकालना है. तो इट इज I2 R3
and I2 we have found out the value of I2 was 30/1660 और R3 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द बुक फिगर दिया ही हुआ है 1.36 किलो ओहम। फिर इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आपका रफली 24.57 वोल्ट आ रहा है, राइट? So it is the same. Now V out is Vx minus Vy, राइट? क्योंकि यहाँ पे ये x पॉइंट दिया है, यहाँ पे ये y पॉइंट दिया है, तो दैट इज Vb माइनस Vd, राइट? मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे सिर्फ Va एडजस्ट करोगे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो Va एडजस्ट कर लो, तो यू कैन just say Vb minus Va plus Va minus Vd, and you just have to, after adjusting it, you just have to simplify. तो Vb minus Va plus या फिर minus sign common, whatever it is, you can just do normal adjustments, so it will turn out to be Vab minus Vad, and that will be equal to 24.57 minus 24.57, that is equal to 0, right? मैंने कल ही आपको बता दिया था ये कि बैलेंस कंडीशन में कभी ब्रांच BD से करंट पास ही नहीं होता है। इसका मतलब B और D सेम पोटेंशियल पे है, इसका मतलब X और Y भी सेम पोटेंशियल पे हो, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 ही होना चाहिए। तो कल मैंने बता ही दिया था आपको, बट आई जस्ट वांटेड यू टू वर्क आउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। कैसे हमने VAD निकाला, कैसे हमने VAB निकाला, कैसे हमने V out फाइंड किया है, कैसे हमने करंट्स फाइंड किए, दिस इज अ टास्क दैट यू शुड बी डूइंग, ओके? So anyways, it's just part of understanding. I still have left something for you. How do you get from this step to this step? This is what you should be doing now, because it's very simple thing. Okay, next question, ये भी बहुत easy question है. I don't know why you haven't tried it. Two resistances 2 ohm and 3 ohm are connected across the two gaps of meter bridge as shown in figure. Calculate the current through the cell when the bridge is balanced, and also calculate specific resistance of the material of the meter bridge wire, and the specific resistance of the material of the meter bridge wire. Given the resistance of bridge wire is 1.49 and diameter of wire is, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये A पॉइंट लेते हैं, ये C पॉइंट लिया जाता है, यहाँ पे आपका ये B पॉइंट आता है, ये D पॉइंट आता है। एंड इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। इफ यू रिमेम्बर दैट्स गुड थिंग, अगर नहीं याद तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। बाय द वे, रेफरिंग टू प्रीवियस डायग्राम, AD के बीच में R1 रेजिस्टेंस, A और D के बीच में R1 रेजिस्टेंस है ना, D और C के बीच में R2 रेजिस्टेंस, जस्ट डूइंग जस्ट दैट थिंग, ओके? और ये फर्क नहीं पड़ता आप किसको R1 बोल रहे हो, किसको R2 बोल रहे हो, इट डजंट मैटर, बट एनीवेज between AB you call it as R3, तो ये R3, ये R4। मैंने आपको अभी बताया कि जब एक ब्रिज बैलेंस्ड होता है, बैलेंस्ड ब्रिज में ये ऊपर के दो रेजिस्टेंसेस जो है वो सीरीज में है, मतलब R3 और R4 सीरीज में है, और नीचे तो वायर ही है पूरा, तो वायर का तो पूरी वायर का रेजिस्टेंस दिया है। इफ यू रीड दिस, गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ ब्रिज वायर इज 1.49 ओहम, मतलब ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस ऑफ AC वायर विच इज R1 plus R2 अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम, क्योंकि वो सीरीज में है,
जब ब्रिज बैलेंस हुआ तो R1 R2 सीरीज में हो गए, तो टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 हो गया, मतलब पूरी वायर का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा हमको। पूरी वायर का रेजिस्टेंस तो दिया ही है उन्होंने, तो यहाँ पे नीचे मैंने 2 रेजिस्टेंस दिखाने चाहिए थे, मैं एक ही दिखा रहा हूँ क्योंकि पूरी वायर का ही रेजिस्टेंस लेंगे हम लोग। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये बी पॉइंट हो गया, राइट? तो यू शुड नो दिस। ओके, नाउ व्हाट यू कैन से, नाउ ऊपर का जो रेजिस्टेंस है R3 एंड R4 दे आर इन सीरीज, तो व्हाट यू कैन से इज नाउ R3 and R4 are in series. Therefore, I can write RS is equal to R3 plus R4, R3 2 ohm और R4 3 ohm, तो 5 ohm। मतलब इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा आपका, ऊपर एक रेजिस्टेंस नीचे एक रेजिस्टेंस, इन शॉर्ट ये A पॉइंट, ये C पॉइंट, ये RS, ये RAC वायर का रेजिस्टेंस, राइट? Which means that RS and RAC are in parallel. So now RS and RAC are in parallel. Therefore, in parallel, what you can write is 1 upon RP is equal to 1 upon RS plus 1 upon RAC. RS is 1 by, like RS is 5 and RAC is 1.49। तो ये आपको करना पड़ेगा सॉल्व। पूरा सॉल्व करने के बाद RP की वैल्यू यू शुड गेट 1.15 आफ्टर सॉल्विंग। लेट मी वेरीफाई इफ आई गेट इट और नॉट, बट मिलना चाहिए। तो 1/5 is 0.2 and 1/1.49 is 0.671। इसमें मैंने अगर 0.2 ऐड कर दिया, 0.87 आ गया। 0.87 का अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूं, so if I take reciprocal of this, तो I get 1.15, 1.147 मतलब 1.15 ओहम। दैट इज करेक्ट। ये सब क्यों किया हमने? क्योंकि हम लोगों को बोला था व्हाट इज द करंट थ्रू द सेल, और सेल कहाँ कनेक्ट किया है? सेल यहाँ कनेक्ट किया है, 2 वोल्ट का सेल है, मतलब ये 2 वोल्ट का जो सेल है इट इज ड्राइविंग अ करंट आई, एंड ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस हटा के मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकता हूं, क्योंकि इक्विवेलेंट निकालना इसीलिए होता है। दैट इज द रीजन दैट यू आर डूइंग दिस स्टफ, कि मैं अब देखो पहले क्या किया, R3 और R4 को हटा के RS लगा दिया, फिर RS और RAC का इक्विवेलेंट कितना आ गया, RP आ गया। तो मैं इन दोनों को हटा के सिंगल RP लगा सकता हूँ और एक बैटरी दिखा सकता हूँ यहाँ पे 2 वोल्ट का, और उसमें करंट कितना है, I। फिर तो इजी है ना, फिर तो आप बोलोगे V इज इक्वल टू IRP, सिंपल थिंग। V इज 2 वोल्ट, I तो फाइंड करना है, RP इज 1.15, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा करंट। So it is not really difficult. So current I will be 2 upon 1.15, that is 1.74 ampere. Important words are ब्रिज बैलेंस था। ब्रिज बैलेंस था इसलिए हम ऊपर के 2 रेजिस्टेंसेस 2 और 3 सीरीज में ले पाए, नीचे का वायर का जो रेजिस्टेंस है और टोटल रेजिस्टेंस हम लोग इसलिए ले पाए क्योंकि वो ब्रिज बैलेंस था। अगर ब्रिज बैलेंस नहीं होता तो करंट यहाँ से गैल्वेनोमीटर से पास हो जाता, मतलब मैं R1 और R2 को सीरीज में नहीं लिख सकता था, राइट? तो R1 R2 सीरीज में क्यों आए? बिकॉज द ब्रिज इज बैलेंस्ड। एंड R3 R4 आर इन सीरीज बिकॉज ऑफ सेम रीजन। फिर R3 R4 का सीरीज कॉम्बिनेशन और RAC वायर का टोटल वायर का रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में है तो मिल गया। फिर आपने सिर्फ ओहम्स लगाया है, V इज इक्वल टू I, या तो किरचॉफ लूप लॉ लगाया है इसको बेसिकली।
1.74 एम्पियर मिल गया आपको, राइट। स्टिल दिस क्वेश्चन इज हाफ डन, क्योंकि करंट मिलना इज फर्स्ट पार्ट। फिर आपको पूछा है व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन द डायमीटर इज 0.12 ओहम। सबसे पहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है वो पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द वायर। क्यों आया ऐसा? लॉजिकली सोचो, लॉजिकली किसी भी वायर में रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। हमको ये पता है कि वायर मेटालिक होता है और मेटल में जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, दे आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, तो वो फ्री होना आसान होता है, तो रूम टेम्परेचर पे वो फ्री हो जाते हैं। इसका मतलब अगर हर एक एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन भी फ्री कर दिया तो वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर मोशन एंड वी हैव आयॉन्स। विच आयॉन्स? पॉजिटिव आयॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गया, ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन चले गया, हाँ तो फिर पॉजिटिव हो गया ना वो आयन। तो ये पॉजिटिव आयन मैं रेड में बता रहा हूं। दिस रेड बॉल्स, रेड सर्कल्स आर पॉजिटिव आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर दिस ब्लू डॉट्स, ब्लू डैश। अब होता क्या है रूम टेम्परेचर पे, दैट दिस आयन्स आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजिशन, तो इलेक्ट्रॉन will suffer collision which will lead to friction which will lead to resistance। तो जितना वायर का लेंथ ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा लॉजिकली। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और अगर मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया ही बढ़ा दिया वायर का तो दो आयन्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब आयन्स आर लाइक नाउ फार अवे फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स विल सफर लेस कोलिजन्स नाउ, राइट। तो आपको सबसे पहले इतना पता होना चाहिए, विच इज 11th स्टैंडर्ड बेसिक्स, that resistance is proportional to length of wire and inversely proportional to area of cross section of wire, and resistance is equal to, because we are removing the sign of proportionality, so we will have to write a constant of proportionality rho. This rho is called as resistivity or specific resistance of wire। तो जब तुमको ये पता होगा कि rho is RA/L, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी ही है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। वायर का रेजिस्टेंस दिया है, यस दिया है। एरिया ऑफ वायर कैसे निकालते हो? एरिया ऑफ वायर आप कैसे निकालते हो? आर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है तो पाई रेडियस स्क्वायर बाय लेंथ ऑफ वायर, राइट। हैव वी बीन गिवन लेंथ ऑफ वायर? यस आई थिंक उन्होंने बोला है, जरूरत भी नहीं है वैसे, मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज की वायर का लेंथ 1 मीटर ही होता है ना, तो जरूरत ही नहीं है वो, तो पता होना चाहिए मीटर ब्रिज है। तो रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आर पाई डायामीटर बाय 2 स्क्वायर बाय एल। So you have to just substitute values here. Resistance of wire is 1.49, pi value is 3.14 into 0.12 mm diameter था, उसका हाफ 0.06 mm रेडियस हो गया, और mm में था तो मैंने मीटर में 10 पावर से लिख के कन्वर्ट कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। mm था ना, if I'm not wrong, let me just check if it was in mm। सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है तो ये 2 आएगा, right? So you have to be careful while writing things। So this is going to be 2 upon length of wire is anyways 1। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.68 into 10 power minus 6 ओहम मीटर। ओहम मीटर क्यों? तो देख लो यहाँ से रेजिस्टिविटी ओहम मीटर आता है कि नहीं। R is in ओहम, एरिया इज इन मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ इज इन मीटर, तो ओहम मीटर। So ohm meter is
SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। तो हो गया ये पार्ट 2 सॉल्व आपका, राइट। सो आई डोंट सी एनी difficulty in solving such questions. I don't see. थोड़ा सा सिर्फ क्या है इतना पता होना चाहिए, इट्स लॉजिकल थिंग दैट यू शुड नो। तो ये इजी था। देन